नमस्कार दोस्तों। हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे और सिंधु घाटी सभ्यता का हमने सामान्य परिचय देख लिया का किस तरह से उनको प्रकाश में लाया और एक स्थल था हड़प्पा सभ्यता, उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। तो मैं अपना टॉपिक का नाम लिख देता हूँ। टॉपिक का नाम था हमारे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, ये टॉपिक हम पढ़ रहे थे। हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा, तो हड़प्पा का थोड़ा मैं रिवीजन वापस कर लेता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा। सर्वप्रथम तो हमने देखा कि ये 1921 के अंदर जो आपके दयाराम साहनी थे, दयाराम साहनी, इन्होंने यहाँ इसको प्रकाश में लाया, उत्खनन किया उन्होंने। दयाराम साहनी ने 1921 में यहाँ पे अवशेष मिले। ये आपके पाकिस्तान के अंदर स्थित है और ये पंजाब प्रांत के अंदर है। किस प्रांत के अंदर है? पंजाब प्रांत। ये भारत वाला पंजाब नहीं है, ये कौन सा पंजाब है? पाकिस्तान का, क्योंकि आधा पंजाब अपने भारत में भी है और आधा पंजाब आपके पाकिस्तान में भी चला गया। आपका क्या, सॉरी, हमारे हमारा जो पंजाब है आधा वो पाकिस्तान के अंदर चला गया। और क्या बातें पढ़ी थी और पढ़ा था, ये किस नदी के किनारे था? तो हमने पढ़ा था कि ये रावी नदी के तट पर था। किस नदी के किनारे? रावी नदी के तट पर। इतनी बातें पढ़ी। और पंजाब प्रांत के अंदर किस जिले के अंदर था? तो वो साहिवाल जिला पढ़ा था हमने। और साहिवाल का प्राचीन नाम भी पढ़ा था। कौन, क्या था? मोंटगोमरी। ये इतनी बातें देख ली थी। फिर हमने पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या देखा, क्या क्या मिला। तो एक तो मिली है R37, एक कब्र मिली है। एक आपके विदेशी की कब्र भी मिली है यहाँ से। कैसी कब्र? विदेशी की कब्र। एक स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है, ये भी पढ़ा हमने। एक श्रृंगार पेटिका मिली, श्रृंगार पेटिका मेकअप करने की। और श्रृंगार पेटिका मिली। एक मिली आपका इक्का गाड़ी। कैसी गाड़ी है ये? इक्का गाड़ी। फिर 12 मिले हैं अन्नागार, जो 2 लाइनों में, छह इधर छह इधर, 2 लाइनों के अंदर है। और पास में क्या बने हुए? चबूतरे भी बने हुए, ठीक है। और क्या है? चबूतरा पे कार्य कौन करते थे? इस अन्न को साफ वगैरह श्रमिक कर रहे थे, श्रमिक आवास भी मिले। श्रमिक आवास, श्रमिक आवास, श्रमिकों के रहने के लिए आवास भी। इतनी बातें हमने पढ़ी थी हड़प्पा के बारे में। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये याद होगा। और आज हम नया स्थल एक है जो हड़प्पा के बाद में 1922 के अंदर मोहनजोदड़ो अस्तित्व में आया था। तो मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे। इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ। चलो, नाम लिख देता हूँ मैं, मोहनजोदड़ो। क्या पढ़ेंगे आज हम? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, पहली लाइन तो यही बनती है कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ है, ये सिंधी भाषा शब्द है, सिंधी भाषा का ये शब्द है और जिसका अर्थ होता है मर्तकों का टीला। हम 6 क्लास से ये पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। 6 क्लास में ये खुल्लम खुल्ला सीधी लाइन लिखी हुई है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मर्तकों का टीला और ये सिंधी भाषा का शब्द है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंदर है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये लारकाना जिले के अंदर है, जो सिंध प्रांत के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर। फिर हम यहाँ से देखेंगे कि यहाँ एक विशाल स्नानागार मिला है, हाथी की कपाल खंड भी मिली है, नर्तकी की मूर्ति है, एक पुरोहित राजा की मूर्ति भी मिलती है, एक पशुपतिनाथ की एक मोर भी मिलती है। उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। मोटी मोटी बातें जो भी होगी मोहनजोदड़ो के बारे में आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। मैं लिख देता हूँ मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो उसका होता है मर्तकों का टीला। लगभग सभी को पता ही होता है ये मर्तकों का टीला। किस भाषा का शब्द था ये? तो ये था सिंधी भाषा का शब्द था, सिंधी भाषा, ठीक है। और अभी मैंने बोला ये कि कौन से प्रांत के अंदर था? तो ये सिंध प्रांत के अंदर है, सिंध प्रांत के अंदर है। सिंध प्रांत आपके पड़ता है पाकिस्तान के अंदर। और सिंध प्रांत के अंदर कौन सा जिला है? लरकाना। ये केवल फैक्ट से आपको रटना है। किस जिले के अंदर है? लरकाना जिले के अंदर है, सिंध प्रांत के अंदर है क्या? मोहनजोदड़ो। और ये किस नदी के किनारे है? देखो, सिंधी
सिंधी, सिंध प्रांत, और कौन सी आपके नींद नदी भी कौन सी है, सिंधु, सब स से, कितना सरल है। कौन सी नदी के किनारे ये सभ्यता बसी हुई थी, सिंधु नदी के अंदर। फिर ये मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था 1922 के अंदर, कौन थे वो, राखाल दास बनर्जी, राखाल दास बनर्जी। ये तो थी आपको रटने वाली चीजें कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, शहर क्या सभ्यता। फिर पढ़ा कि ये सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ मैंने बता दिया कि ये मृतकों का टीला होता है, सिंध प्रांत में है और लरकाना जिले के अंदर। ये मोटी मोटी बातें हैं, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ। हम पढ़ते हैं एक विशाल स्नानागार के बारे में। चलो आगे पढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो से एक स्थल है, देखो इसका नाम है, नाम दिया है विशाल स्नानागार, क्योंकि वहां कोई बोर्ड लगा हुआ नहीं था कि ये विशाल स्नानागार है। ऐसा बात नहीं लिखा हुआ कि आपका स्नानागार में स्वागत है, आपका स्नान करने का तरीका मंगलमय हो, ऐसा नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा हुआ। वो तो केवल खुदाई में मिला है, और वहाँ की ऐसी गतिविधियां देखकर इतिहासकारों ने अंदाजा लगाया ना, हो ना हो यहाँ पर क्या रहा होगा, स्नानागार रहा होगा। और सामूहिक रूप से लोग वहां कर क्या करते थे, स्नान करते थे। तो इनका आकार कितना था, आकार ये है 39 × 23 × 8 फीट, ये उसका आकार है, किसका, विशाल स्नानागार का। और क्या है इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या है, एक तो है कि इसके उत्तर और दक्षिण में, चित्र तो मुझे बनाना आता नहीं लेकिन ऐसा ही कुछ है, जैसे ये कुंड है पानी स्नान करने का, इधर बने हुए 6 रोम बने हुए, ठीक है, और यहाँ पर भी सीढ़ी है, यहाँ पर ये कौन सा है, नॉर्थ है, ये साउथ है। मतलब इस विशाल स्नानागार के अंदर देखेंगे हम कि उत्तर साइड और दक्षिण साइड में क्या बनी हुई है, सीढ़ियाँ बनी हुई है। तो इसका मतलब मोहनजोदड़ो के लोगों को किसका नॉलेज था, सीढ़ियों का नॉलेज था। किसी मतलब मकान के ऊपर चढ़ना है तो सीढ़ियों से चढ़ सकते हैं, किसी बावड़ी के अंदर नीचे कैसे जाना है, डायरेक्ट तो कूद नहीं सकते, डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्या बनाते थे, वो सीढ़ियाँ बनाते, इसका मतलब उनको सीढ़ियों का भी क्या था, नॉलेज था। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि विशाल स्नानागार है ना, इसके उत्तर एवं दक्षिण में क्या बनी हुई है, सीढ़ियाँ बनी हुई है, ठीक है। सीढ़ियों के अलावा क्या है, कुएं भी तो होंगे, स्नान स्नानागार है तो स्नान करने के लिए पानी चाहिए, तो पानी की व्यवस्था भी तो होगी यहाँ पे। तो ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर पानी के लिए मतलब जलापूर्ति के लिए क्या बने हुए, कुओं का निर्माण किया गया, कुएं मिले हैं जलापूर्ति के लिए, कुएं के क्या मिले हैं, साक्ष्य। जलापूर्ति के लिए क्या बने हुए थे वहां पे, कुएं बने हुए थे, और कुएं के क्या मिलते हैं वहां पर, सिंधु घाटी सभ्यता में साक्ष्य मिलते हैं। एक मिनट, हाँ, तो कुएं के साक्ष्य मिलते हैं मोहनजोदड़ो के अंदर, विशाल स्नानागार के अंदर जलापूर्ति के लिए मिलते हैं वहां पे। और फिर हम देखते हैं कि जो ये विशाल स्नानागार था, इसके उत्तर साइड में 1 2 3 4 5 6 कक्ष बने हुए, कितने कक्ष बने हुए, 6। तो ये 6 कक्ष किस काम आते होंगे, इतिहासकारों ने, बहुत सारे इतिहासकारों ने इस पर शोध किया, विचार किए, विचार करने के बाद, तर्क वितर्क करने के बाद उनको ये पता चला कि ये जो 6 कक्ष थे, वो कहते हैं कि स्नान करने के बाद लोगों के वस्त्र चेंज करने के ये रूम थे, कपड़े बदलने के। तो एक लाइन और बनती है, लिख देता हूं कि इसके उत्तर में 6 कक्ष बने हुए हैं, जो संभवतया वस्त्र बदलने के काम आते होंगे। हमने सिर्फ अनुमान लगाया है कि ये 6 कक्ष बने हुए हैं, जो संभवतः ये क्या काम आते थे,
वस्त्र बदलने के लिए काम में लिए जाते थे। और क्या बात है, एक बार इसको मैं रिवीजन कर देता हूँ, फिर इसको मिटाते हैं, फिर आगे लिखते हैं कि ये विशाल सनाना नगर का जो आकार कितना है, तो वो है 39 × 23 × 8 फीट इसका क्या आकार है। ये उत्तर और दक्षिण के अंदर क्या बनी हुई है, सीढ़ियाँ बनी हुई है। इसका मतलब मोहनजोदड़ो के लोगों को सीढ़ियों का भी नॉलेज था। फिर हमने क्या पढ़ा कि जलापूर्ति के लिए वहाँ क्या बने हुए थे, कुएं बने हुए थे। इसका मतलब कुएं का भी उनको नॉलेज था, कुएं बनाते थे, उसके पानी इकट्ठा करते थे। और उत्तर में 6 कक्ष मिले जो शहरों में, और संभवतः शहरों किस काम में आते थे, ये कहते हैं कि वस्त्रों बदलने के लिए काम होते थे, कि स्नान करने के बाद लोग क्या करते थे, वहाँ वस्त्र बदलते थे, इसलिए वो शहरों में बने हुए थे। चलो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। अभी जो स्नानागार बना हुआ है, तो उस जो स्नानागार है उसके अंदर पानी रहता था। तो पानी का रिसाव नहीं हो, इसलिए उस स्नानागार के अंदर किसका लेप किया गया था, वो बिटुमिन का लेप किया गया था। देखो साइंस का भी कितना नॉलेज है इनको। इस स्नानागार के अंदर क्या है, बिटुमिन का क्या किया गया था, लेप किया हुआ है, ताकि पानी का क्या ना हो, रिसाव हो। इसके अंदर जो पानी भरा रहता था, तो उनके अंदर अंदर क्या करते थे वो, बिटुमिन का लेप किया हुआ है, ताकि पानी का क्या ना हो, रिसाव नहीं हो। तो साइंस का भी नॉलेज है इनको, बहुत अच्छा नॉलेज है। फिर क्या है, फिर ये कहते हैं कि जो विशाल स्नानागार है, उनके तीनों तरफ, इस तरफ तो कक्ष बने हुए, सीढ़ियां बनी, लेकिन तीन तरफ क्या बना हुआ है, बरामदे बने हुए। तो इसके तीन तरफ बरामदे, और आशा करूंगा कि बरामदे के बारे में आपको पता ही होगा। तीन तरफ क्या बने हुए हैं, बरामदे बने हुए हैं, बरामदे बने हुए हैं। और इस बरामदों के अंदर जो प्रथम स्तर है, और प्रथम स्तर पर कौन रहते थे, संभवतः क्या रहते थे, पुरोहित रहते थे, जो क्या काम करते थे, जो धार्मिक अनुष्ठान संबंधित कार्य करते थे, धार्मिक अनुष्ठान संबंधी कार्य करते थे। ठीक है, कि इस विशाल स्नानागार के अंदर पहले तो बिटुमिन का लेप क्या किया, बिटुमिन का लेप किया, इसका मतलब पानी का रिसाव नहीं हो, इसका मतलब उनको साइंस का नॉलेज है। और विशाल स्नानागार के तीन तरफ क्या बने हुए, बरामदे बने हुए, और बरामदों के पीछे क्या बने हुए, कक्ष बने हुए। और जो इनका प्रथम स्तर है इस बरामदों का, और वहाँ प्रथम स्तर के जितने भी कक्ष है, वहां पर कहते हैं कि पुरोहित लोग रहते थे। और ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं जो अनुष्ठान करने के लिए काम आते थे, हवन कुंड वगैरह। तो वो कहते हैं कि यहाँ मिला है मोहनजोदड़ो से, कहते हैं कि पुरोहित लोग रहते होंगे, और संभवतः वह क्या करते होंगे, धार्मिक अनुष्ठान संबंधित वहाँ कार्य करते होंगे। ठीक है, इतनी बातें हमें पढ़ ली यहाँ पे। और क्या बातें हैं, ये हो गया। संभवतः यहाँ पुरोहित लोग रहते होंगे, जो क्या किस काम क्या करते थे, ये धार्मिक संबंधित जो भी अनुष्ठान वगैरह वो करते थे। तो हम विशाल स्नानागार वाले इसको मिटा देते हैं, फिर हम अगला टॉपिक लेते हैं कोई दूसरा। इसके अलावा जैसे नॉर्मल चीज़ें मैं बता दूं जो फैक्ट्स के रूप में, तो ये जो मोहनजोदड़ो के अंदर से ये विशाल विशाल स्नानागार ये अलग है, एक दूसरी चीज़ और मिली है, तो वो कहते हैं महाविद्यालय के भी क्या मिले हैं, साक्ष्य, महाविद्यालय कॉलेज, ये रटने वाली चीजें। इस मोहनजोदड़ो से महाविद्यालय के भी साक्ष्य मिले। फिर सूती कपड़े के भी साक्ष्य मिले। हाँ, आप ये मत समझना ये इस विशाल स्नानागार से संबंधित है, नहीं, ये अलग मामला था। ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं महाविद्यालय के साक्ष्य, सूती कपड़े के साक्ष्य। और एक चीज और मैं बता देता हूँ, एक हाथी का कपाल खंड मिला है, हाथी का कपाल खंड। और नोट में हम लिखेंगे आगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े और हाथी का नॉलेज नहीं था, नहीं था, नहीं था। मैंने 3 बार नहीं था नहीं था बोला, इसका मतलब था ही नहीं। तो आप कहोगे कि तो ये कपाल खंड कहाँ से आया, ये सिर्फ एक ही मिला है।
और कोई भी एक चीज मिलती है तो हम ये कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते कि उनको ये नॉलेज था। आई बात समझ में? हो सकता है कि कोई व्यक्ति से मोहनजोदड़ो का कोई बाहर गया होगा, बाहर वाली सभ्यताओं से, और वहां कोई हाथी का शख्स होगा तो वहां से लेके आया होगा, ये भी हो सकता है। इसके अलावा एक घोड़े का दांत भी मिला है। घोड़े का दांत, तो मैंने अभी बोला कि घोड़े और हाथी का उनको नॉलेज नहीं था, तो लेकिन वो घोड़े का दांत मिला, इसका मतलब कहीं से लाया होगा किसी ने और वहां खुदाई में मिल गया। और एक चीज और है, वहां शंख होता है ना आपके, और शंख का क्या मिला है? स्केल। एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ, आगे लिखते हैं। विशाला स्नानागार के बारे में एक जॉन मार्शल था, ये मैं लिखना भूल गया था, जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल ने कहा था कि ये जो तात्कालिक तात्कालिक समय की आश्चर्यजनक इमारत है। तो ये कई सवाल पूछा, तात्कालिक समय की आश्चर्यजनक इमारत किसको कहा गया है? तो वो है विशाल स्नानागार को। और किसने कहा है? तो वो कहा है जॉन मार्शल ने। ठीक है, इसको अब मैं मिटा देता हूँ। हाथी का कपालखंड बता दिया मैंने, लिख दिया। और मैं लिख रहा था घोड़े का कपालखंड। कपालखंड क्या? सॉरी, हाथी घोड़े का दांत। घोड़े का क्या मिला है? दांत। घोड़े का दांत, घोड़े का साक्ष्य कहीं से मिले हैं नहीं, किसी भी स्थल से नहीं मिले, इसका मतलब इनको घोड़े का नॉलेज नहीं था। और ये दांत मिलना, ये करता है डिसाइड, ये निश्चय करते हैं हम कि वो कहीं न कहीं कोई व्यक्ति वहां से लाया होगा कहीं से। ठीक है, अ, आगे हम देखते हैं। और एक और चीज मैंने अभी बताई थी कि यहाँ पे एक शंख होता है ना, तो शंख का क्या मिला है? पैमाना। शंख का मिला है पैमाना, जिसे आप स्केल बोलते हैं। ठीक है, ये मिले वहां से। अब हम बड़े बड़े जो तीन मिले हैं वस्तुएं, जैसे नर्तकी की मूर्ति है, पुरोहित राजा की मूर्ति है, और एक चीज जो मोहर मिली है पशुपतिनाथ की, इन तीनों के बारे में डिटेल से देखते हैं। इसको मैं मिटाऊं, ये फैक्ट्स आपको लिख देना, थोड़ा ध्यान में रखना। हम्म, नर्तकी की मूर्ति, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मोहनजोदड़ो से मिली है, और ये सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध है। एक हाथ में ऐसे खड़ी है, और इनके एक हाथ में चूड़ियाँ पहनी हुई बहुत सारी, एक हाथ में कुछ है नहीं, और कपड़े वगैरह उसने पहने हुए नहीं, मतलब नग्न अवस्था में। और किस फॉर्म में खड़ी है? तो वो एक डांसिंग गर्ल है, डांस करती हुई दिखाई दे रही, इसलिए उसका नाम पड़ा डांसिंग गर्ल, नर्तकी की मूर्ति। तो हम लिख देते हैं कि ये किस अवस्था में है? नग्न अवस्था में, नग्न अवस्था में है। और एक हाथ में क्या पहन रखी है उसने? चूड़ियाँ। एक हाथ में चूड़ियाँ पहनी हुई है, एक हाथ में क्या पहनी हुई है? चूड़ियाँ पहनी हुई है। और ये नृत्य की अवस्था में है, नृत्य की अवस्था में है, और ये धातु की बनी हुई। किसकी बनी हुई है? धातु की बनी हुई है। तो ये उनकी नर्तकी की मूर्ति के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका सवाल जरूर पूछा जाता है। और एक बार और देख लो कि नर्तकी की मूर्ति, गूगल पे सर्च मार के उनका फोटो देख, लगभग तो सबको पता ही है, क्योंकि बुक कोई भी किताब होती है, जैसे पुरोहित राजा का चित्र है, नर्तकी की मूर्ति मूर्ति है, तो ये सब जैसे 12th की बुक है, शायद 6 ऊपर ही लिखा होता है फ्रंट पे ही, इसका चित्र बना हुआ है। इसके एक हाथ में चूड़ियां है, नग्न अवस्था में है, डांस कर रही है वो, और धातु की बनी हुई है। बस इतना इफेक्ट से कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से। बस नर्तकी की मूर्ति का खेल खत्म। इसको मैं रब करता हूँ। एक और चीज देखते हैं। मोहनजोदड़ो मिट गया, सॉरी, वापस लिख देते हैं।
मोहनजोदड़ो, ठीक है। आ, आ, मैं क्या बोल रहा था, यहाँ लिखना है पुरोहित राजा। पुरोहित राजा की मूर्ति, ये आपके सैल खड़ी की बनी हुई है। नर्तकी की मूर्ति धातु की बनी हुई है, जबकि ये बनी हुई है सैल खड़ी की। कहते हैं कि ये टूटी फूटी मूर्ति है। वो जो पुरोहित राजा है, वो जो मूर्ति बनी है, वो किस अवस्था में है, वो ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए, ध्यान की मुद्रा में है। बाल अच्छे से संवारे हुए हैं, दाढ़ी देखना उनके कट लगाया हुआ है, और एक क्राउन टाइप में यहाँ कुछ न कुछ पहना हुआ है। इसीलिए उसे पृष्ठ किंग कहते हैं, मतलब पुरोहित राजा कहते हैं। और जो और कहते हैं वो देखो नर्तकी की मूर्ति है तो वो नग्न अवस्था में, लेकिन ये नग्न अवस्था में नहीं, उसने क्या ओढ़ रखी है, शॉल ओढ़ रखी है, और शॉल के ऊपर कसीदाकारी का कार्य किया गया है उसके ऊपर। तो मैं लिख देता हूँ इनके बारे में, कैसी बनी हुई है, सैल कड़ी की बनी हुई है, ठीक है। और ध्यान की मुद्रा में है, ये उनकी विशेषता है, ध्यान की मुद्रा में है वो। और इसने शॉल ओढ़ रखी है, शॉल ओढ़ रखी है, जिस पर कसीदाकारी कार्य किया हुआ है उस, ठीक है। सैल खड़ी की बनी हुई है, ध्यान की मुद्रा में, और उसने एक शॉल ओढ़ रखी है, और शॉल ओढ़ रखी है, और शॉल के ऊपर क्या बनाया हुआ है, कसीदाकारी कार्य किया गया है। तो इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को आर्ट का नॉलेज भी था, वो कसीदाकारी कार्य भी करते थे, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ, और एक लास्ट जो फैक्ट रहा है वो है आपके पशुपतिनाथ की मोर, उसको बता देता हूँ, फिर हमारी क्लास को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। इसको मिटा देता हूँ। चलो, हाँ, पशुपतिनाथ की मोहर, एक मोहर मिली है, बीच में पशुपतिनाथ बैठे हैं, और एक टाइप में कुछ जानवर है, सामने जानवर है, चार और जानवर ही जानवर है उस मोर के अंदर। तो इतिहासकारों ने उसका नाम दे दिया, ये पशुपतिनाथ है। पशुपतिनाथ कहते हैं भगवान शिव को, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ पशु किधर है, कुछ चीजें लिख देता हूँ, बाई दाई और सामने, किसके सामने, जो इसके अंदर जो चित्र है जिस मनुष्य का, जिसे पशुपतिनाथ कहा गया है। तो बाई और, तो ये लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में उन्होंने जो रखा है, एक तो गैंडे को, गैंडा प्लस भैंसा, दो चित्र लेफ्ट साइड, कौन सा इसका, ये। तो इधर एक तो भैंसा खड़ा है और एक गैंडा खड़ा है, दो चित्र उन्होंने इस साइड दिए। फिर राइट साइड में उन्होंने क्या रखा है, तो राइट साइड में जैसे चित्ता है, प्लस एक हाथी, ये बहुत अच्छे ऐसे जानवर रखे आपके राइट साइड लेफ्ट साइड में, ये बुरे बुरे लगा दिए उन्होंने। फिर उनके सामने कहते हैं कि दो हिरण खड़े हैं, तो सामने क्या खड़े हैं, दो हिरण। ये थी पशुपतिनाथ की मोर। कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। मोर से नाम याद आया, यहाँ से एक मेसोपोटामिया की क्या मिली है, मोर मिली है, मेसोपोटामिया, उनके समकालीन ही एक सिविलाइजेशन है। और मेसोपोटामिया की क्या मिली यहाँ से, मोहर मिली है, मोर मिली। मोर का मतलब ये करेंसी से मत जोड़ देना, मोर मतलब वो थप्पा लगाने वाली मोर मिली है। मतलब कोई सामान पैक होता था, उसके ऊपर मोर लगा देता, फिर सामान इधर उधर भेजा जाता था उस टाइम में, ये अंदाजा लगाया सिर्फ। तो ये कहाँ से मिली है, मोसोपोटामिया की मोर, मोहनजोदड़ो से, म से, म से मोटा, मोसोपोटामिया, म से मोहनजोदड़ो, ये ध्यान रखना, कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। पशुपतिनाथ की मोर भी इधर से ही मिली है। तो एक तरफ गेंडा और भैंसा, एक तरफ सीता और हाथी, और सामने उस मोर के अंदर देखा होगा पशुपतिनाथ के सामने दो क्या खड़े, हिरण खड़े, ठीक है। अभी इसको मैं रफ कर देता हूँ, दो और फैक्ट्स हैं, उसको मैं लिख देता हूँ। लिखे तो क्या बता ही देता हूँ।
कि जो इस सभ्यता के अंदर से, खुदाई के अंदर से कोई भी कब्रिस्तान नहीं मिला, कोई भी कब्र नहीं मिलनी। तो इससे ये अनुमान लगाया गया कि मोहनजोदड़ो के लोगों का क्या किया जाता था, दाह संस्कार किया जाता था, उनको जलाया जाता था। और जलाया जाता था, इस कारण से वहां पर कोई भी कब्र नहीं मिली। यदि दफनाते तो वहां कब्र मिलती। जैसे मोहनजोदड़ो, क्या हमने, सॉरी, हमने हड़प्पा पढ़ा था, हड़प्पा के अंदर R37 है, विदेशी की कब्र, बहुत सारी कब्रें मिली, यहाँ से नहीं मिली। इसका मतलब यहाँ पर क्या किया जाता था, दाह संस्कार किया जाता था। बस हमने, हमारा टॉपिक ये क्लियर हुआ। कल हम